हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्युत धारा टॉपिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। देखिए, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करने वाले हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेशन मिलने वाला है, इसीलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हर एक विद्यार्थी को तक ये क्लास पहुंच सके और हर एक स्टूडेंट्स इन क्लासेस का फायदा उठा सके। आज का पहला क्वेश्चन, पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विद्युत वाहक बल में बल आता है, लेकिन इसका बल का मात्रक नहीं होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, ये ध्यान में रखना। बल को देखकर मात्रक नहीं करना आपको। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मात्रक होता है, ध्यान में रखना। विद्युत वाहक बल को आप क्या कहते हो इंग्लिश में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं इसे, ईएमएफ कहते हैं विद्युत वाहक बल। परिभाषा पूछ ले आपसे कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तब उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब क्या होता है? धारा नहीं ली जाती है तब उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, जैसे टर्मिनल वोल्टता पूछ ले। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? तो टर्मिनल वोल्टता होती है जब सेल से धारा ली जाती है, इसमें क्या होता है? सेल से धारा ली जाती है तब उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है टर्मिनल वोल्टता। इसको हम वी से लिख देते हैं। विद्युत वाहक बल को हम एप्सिलॉन से भी लिख सकते हैं या फिर ई से लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य में आयनों की गति के कारण उत्पन्न प्रतिरोध होता है, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल आर, जो ताप बढ़ाने पर घटता है। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारी प्रैक्टिस के माध्यम से ये क्वेश्चन और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धारा मापी में एकांक विक्षेप, यहाँ पर क्या नाम है? तो यहाँ पर विक्षेप है। एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को कहते हैं। धारा मापी में एकांक विक्षेप में जो धारा होती है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धारा मापी में एकांक विक्षेप में उत्पन्न जो धारा होती है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। धारा मापी क्या होता है? तो धारा मापी क्या करता है? तो ये धारा की उपस्थिति को बताता है। अब धारा को तो मापने के लिए हम एमीटर भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो धारा मापी है गैल्वेनोमीटर है, इसे इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अल्प धारा के मान को और दिशा को भी बता सकता है। ये अल्प धारा को मापता है, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इसमें धारा को मापता है धारा मापी गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? तो यहां पर क्या पूछा था? धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए धारा क्या होती है? तो धारा सुग्राहिता होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रो एल बटा ए। आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। हमें किसका मात्रक निकालना है? प्रतिरोधकता का। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल हो जाएगा। आर ए अपॉन एल। आर प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, बटा लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। तो ओम मीटर किसमें दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो प्रतिरोधकता या फिर इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ये किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, एक तो आपका ताप पर निर्भर करती है,
एक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इन पर निर्भर नहीं करती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ लिया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि जैसे एक ही धातु जैसे कॉपर की बने दो तार जिनकी लंबाई क्रमशः 1 मीटर और 2 मीटर है, 1 मीटर और 2 मीटर है, तब इनके प्रतिरोधकता का अनुपात ρ1 अनुपात ρ2 बताइए। तो आपको क्या करना है, बस आपको पता है कि प्रतिरोधकता लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करती है, इसीलिए अनुपात हो जाता है 1:1 हो जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अब देखिए, आपको ताप पर निर्भर करती है, तो ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है वो भी बता देते हैं साथ के साथ। जैसे ताप बढ़ाने पर, जैसे ही आप ताप बढ़ाते हो तो चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ता है, चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसीलिए चालकता है वो घटती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, लेकिन चालकता घटती है। दूसरा है अर्धचालक या फिर आपसे पूछ ले कुचालक। अर्धचालक और कुचालकों में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो इनमें प्रतिरोध भी घटता है, प्रतिरोध घटता है तो प्रतिरोधकता भी घटती है, लेकिन इनकी चालकता बढ़ती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चालकों का ताप बढ़ाओगे, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी और चालकता घटेगी। अर्धचालक या कुचालक ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता भी घटती है और चालकता बढ़ती है। क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसके साथ ही एक फॉर्मूला भी याद करवा देता हूं, रो इज इक्वल टू होता है m/n² तो रो इज इक्वल टू m/n² ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखिए क्यों घटती है ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, इनका कारण इससे हम समझ सकते हैं। देखिए जैसे ही आप ताप बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उनमें टकरें की संख्या है वो भी बढ़ेगी, टकरें भी तो जल्दी जल्दी होगी। अरे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ छोड़ दिया जाए, वो तेजी से दौड़ेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। इसी प्रकार टकरों की संख्या बढ़ती है, टकरें जल्दी जल्दी होगी तो विश्रांति काल घटेगा। विश्रांति काल क्या होता है? विश्रांति काल को हम टो से लिखते हैं। विश्रांति काल क्या होता है? क्रमागत टकरों के मध्य लिया गया समय। तो क्या होता है? विश्रांति काल टो है वो घटता है। विश्रांति काल टो घटने के कारण प्रतिरोधकता है वो बढ़ती है। इसीलिए हम कहते हैं चालकों का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप जैसे ही आप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ती है। प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। लेकिन अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में यदि व्हाइटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है तो प्रतिरोध S का मान क्या होगा? देखिए व्हाइटस्टोन सेतु क्या होता है? जिसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। इनकी जो विपरीत भुजाएं हैं उनके मध्य गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। तो होता क्या है, व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में क्या होता है? ध्यान में रखना, P/Q बराबर होता है R/S। संतुलन की अवस्था में होता है P/Q बराबर R/S। यानी कि संतुलन की अवस्था में इसका और इसका रेशियो और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। P का मान कितना है? 20, ये लिख दिया 20 बटा Q का मान कितना है? 12, ये लिख दिया 12 इक्वल टू R का मान कितना है? R का मान है 10 बटा S का मान कितना है? हमें पता नहीं है। S का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? पक्षांतरण कर दो, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। S का मान आ जाएगा 12/2 बराबर
6 आ जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे कह सकते हो, जरूरी नहीं इसी प्रकार, ऐसे भी रेशियो ले सकते हो, P Q R और S। क्लियर है? तो देखो P बटा Q बराबर R बटा S, ऐसे लिख सकते हो। P का मान 20 लिख दिया, Q का मान 12, R का मान 10 बटा S। आप इसका रेशियो नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। आपको रेशियो कुछ इस प्रकार लेना है, P बटा Q बराबर R बटा S। तो 20 बटा 12 बराबर 10 बटा S। हमें S का मान पूछा था, तो 6 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 6 दे रखा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। व्हाइट स्टोन सेतु के लिए P बटा Q बराबर R बटा S होना चाहिए। P का मान, Q का मान दे रखा था, R का मान दे रखा था, S का मान आपसे पूछा था। बाकी सभी का हमने पक्षांतरण कर दिया, तो 6 ओम आ जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट भी लिख दिया, संतुलन की शर्त याद रखें, P बटा Q बराबर R बटा S। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और मजा आए ना, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि सच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लगा मेरे को, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए फिर देखना, बिल्कुल आसानी से उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब सलेम नहीं, यहाँ पर है संलग्न। यहाँ पर क्या नाम है? संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो देखिए एमीटर क्या करता है, ध्यान रखना, एमीटर है वो धारा को मापता है। एमीटर किस में जुड़ता है? तो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। एमीटर कैसे जुड़ता है? एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर होता है, उसका प्रतिरोध होता है 0। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ये जनरल बातें आपको एमीटर के बारे में पता होनी चाहिए। हमें ये परिपथ दे रखा है और हमें पूछा एमीटर का पाठ्यांक, यानी कि हमें धारा निकालनी होगी। धारा निकालनी है तो हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, और I का मान निकालना है तो V बटा R। अब देखो V का मान तुम्हारे पास 2 वोल्ट दे रखा है, लेकिन R का मान हमें नहीं पता है, तो R का मान हम इससे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये व्हाइट स्टोन सेतु बन रहा है क्या। यदि व्हाइट स्टोन सेतु बन रहा है तब तो हमारे लिए और भी आसान काम हो जाएगा। कैसे? तो P बटा Q बराबर R बटा S देखते हैं। P बटा Q बराबर R बटा S है क्या? तो बिल्कुल इनका अनुपात कितना आ रहा है? तो 1/1 इसमें और 1/1 इसमें है, अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये व्हाइट स्टोन सेतु है, और जब व्हाइट स्टोन सेतु बनता है तो बीच वाले प्रतिरोध को आप हटा सकते हो। इसको आपने हटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट स्टोन सेतु जब भी संतुलन की अवस्था में होता है तब क्या होता है? तब होता है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होता है संतुलन की अवस्था में, इसीलिए हम इस वाले प्रतिरोध को भूल जाते हैं। अब देखो ये दो ही तो प्रतिरोध रहे, एक तो ये वाला 5 ओम का और एक आपके ये वाला 5 ओम का, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो 5 ओम और 5 ओम कितना हो गया? 10 ओम हो जाएगा। अरे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी प्रकार ये दो प्रतिरोध है, 5 ओम का और 5 ओम का, ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो 10 ओम हो जाएगा। अब देखो अब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे, कैसे? तो ये तो हो गया 10 ओम का और ये भी हो गया 10 ओम का, ये भी 10 ये भी 10। अब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम लोगे लघुत्तम 10 आ जाएगा, ऊपर 2/10। जब इनको उल्टा करोगे तो 10/2 आ जाएगा, यानी कि 5 ओम आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट भी ट्रिक, हमें पता है दो प्रतिरोध जुड़ रखे हो तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 भी लगा सकते हो, तो 100/20 कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। अब प्रतिरोध का मान हमें पता चल गया है, V का मान इसने दे रखा था 2 वोल्ट, तो 2/R का मान 5 आ जाएगा, यही धारा आ जाएगी। तो 2/5 किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हमारा एक ऑप्शन ये डी वाला है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर लिख देना 2/5 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2/5। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारे 5 क्वेश्चन लिए मैंने। यदि आप
चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज को रेगुलर रखें, तो आप जरूर एक सब्सक्राइब करके और मेरे को प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कि सच में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।